वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग पॉलिटी का 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले भी बहुत सारे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। इसलिए जो है आज जो इम्पोर्टेंट जो है हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसे हम लोग जो है करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स इसमें से जो राइट टू फ्रीडम इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए ये जो राइट टू फ्रीडम है इस फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 19 के अंदर इस आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है। और हम लोग को मालूम है फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो है पार्ट नंबर 3 के अंदर में आता है। और अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में टोटल आपको जो है 7 स्टार्टिंग में जब इनिशियली जो है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में अनुच्छेद 19 के अंदर में 7 आपको जो है मौलिक जो है अधिकार देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो है इसके अंदर में टोटल 6 देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल नंबर 19(1) क्लाउज ए के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से 19(1)(b) के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल देखने को मिलेगा। असेंबल विथआउट आर्म्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, फिर आपको असेंबल होने को देखने को मिलेगा। इसी तरह से 19(1)(c) के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यूनियंस देखने को मिलेगा। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस या पार्टी या एसोसिएशन ये आपको देखने को मिलेगा। आप पार्टी बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, आप जो यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? आप जो है टू मूव फ्रीली, आप जो है इंडिया के अंदर में क्या कर सकते हैं? आप जो है इंडिया के अंदर में आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जो है टू रिसाइड आपको देखने को मिलेगा। आप जो क्या कर सकते हैं? सेटल हो सकते हैं कहीं भी इंडिया के अंदर में। और आर्टिकल नंबर 8 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी को देखने को मिलेगा। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये इसे डिलीट कर दिया गया है। कौन से आर्टिकल संविधान कौन सा संविधान संशोधन से डिलीट किया गया है? तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो सबसे पहले बार नन कांग्रेस सरकार आई थी, जनता की सरकार बनी थी, जनता गवर्नमेंट बना था, तब जाकर इसे डिलीट कर दिया गया। और 91(g) के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट टू प्रोफेशन देखने को मिलेगा। आप कोई भी तरह का काम कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 19 के अंदर में आपको जो है ये छोड़कर आपको टोटल कितना देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4 6 जो है आपको राइट देखने को मिलेगा। तो इसमें बताइए फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन आपको किस नंबर देखने को मिलेगा? ये नंबर आर्टिकल 91(c) के अंदर मिलेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां देखने को मिलेगा? आर्टिकल 91 क्लाउज ए के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस कहां देखने को मिलेगा? आर्टिकल नंबर 25 के अंदर देखने को मिलेगा। और फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली आपको कहां देखने को मिलेगा? जो है ये आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अभियोक्ता की स्वतंत्रता जो है सॉरी ये ऑप्शन नंबर 3 फ्रीडम ऑफ कॉन्सियस जो है ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट जो है वो आपको क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है। जब हमारा संविधान जब बना था, जब संविधान को लागू किया गया था, संविधान जो निर्माता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज से कहीं भी मेंशन नहीं किया था संविधान के अंदर में। लेकिन बाद में जो सरकार जो है उसे जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में ऐड कर दिया गया, जोड़ा गया। तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस कमिटी के रिकमेंडेशन से जो ऐड किया गया, सवाल पूछ सकता है। तो आपका जवाब करना चाहिए कि सोलन सिंह कमेटी के माध्यम से जो है ऐड किया गया। ठीक है, कब ऐड किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं, उस वक्त जो है इसे ऐड किया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं उस वक्त जो है इसे ऐड किया गया। यानी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाया था 1975 में से लेकर 1977 तक, उसी के दरमियान में जैसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ऐड किया गया। इसी कंसेप्ट से जिस तरह से हमारा मौलिक अधिकार इसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए नागरिक का, और हमारा जो हमारा सिटीजन है उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया। तो जब इनिशियली भी चलाया गया तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, लेकिन 11वां कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा संविधान के अंदर में। तो 11वां नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे कब ऐड किया गया? तो उसे भी जो है 46वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को ऐड किया गया। और ये क्या है? ये बताया गया कि 6 से लेकर 14 साल तक जितने भी चाइल्ड है वो गार्जियन को जिम्मेदारी दिया गया। इसे गार्जियन को जिम्मेदारी दिया गया, किसे? उसके जो पेरेंट्स है, उसे जो गार्जियन है उससे जिम्मेदारी दिया गया कि अपने बच्चों को मौलिक जो बेसिक जो है जो पढ़ाई है, बेसिक एजुकेशन दिलाया जाए।
तो इसी तरह से अगर हम लोग आए सवाल के ऑप्शन जवाब में कि कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इसमें से जो है तो हम यहाँ बोलेंगे सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो सरकार की जो प्रॉपर्टी है, सरकार का जो प्रॉपर्टी है उसे जो है सेफ गार्ड करना, उसे सुरक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक जो है ड्यूटी है, ये होना चाहिए। उसके बाद में सोवरेनिटी, आपके जो है संप्रभुता और अखंडता और आपका भाईचारा एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी जो है वो आपके ही कांधे में है, आप नागरिक के कांधे में, ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो आपका वैज्ञानिक सोच है और जो मानवतावाद है उसे भी बढ़ाने के लिए कहा गया, ये भी जो आर्टिकल 51A के अंदर आता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है, तो इसे भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर लाया गया। तो इसी तरह से ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो ये आर्टिकल नंबर कितने अंदर के अंदर आता है, तो आर्टिकल नंबर बोलिएगा 51A के अंदर आता है। पार्ट पूछा जाए तो पार्ट नंबर 4A के अंदर आता है। तो ये दो चीज भी आप लोग हमेशा आंसर याद करके रखिएगा। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। तो पहले गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर के अगर हम आर्टिकल देखें तो गवर्नर के अगर आर्टिकल की बात की जाए तो गवर्नर के आर्टिकल आपको 153 से लेकर 167 को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 153 में क्या कहा गया कि देयर शैल बी गवर्नर, यानी आपको जो है हर राज्य के अंदर में देयर शैल बी गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य के अंदर में आपको क्या होना चाहिए, एवरी स्टेट के अंदर में एक गवर्नर होना चाहिए। ऐसा हमारा संविधान निर्माता ने बता के गया है। अब अगर संविधान निर्माता जब हर गवर्नर के अंदर में एक, हर स्टेट के अंदर गवर्नर होना चाहिए, तो फिर ये जो है इसे चेंज किया गया और 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 7वां 1956 के अंदर लाया गया और ये बोला गया कि एक गवर्नर, वन गवर्नर जो है वो क्या हो सकता है, वन गवर्नर मोर देन वन स्टेट हो सकता है, यानी एक से ज्यादा राज्य के लिए जो है एक गवर्नर को जो है अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा गवर्नर के लिए। तो ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया। इसी तरह से आर्टिकल 157 की बात की जाए तो आर्टिकल 157 में गवर्नर की क्वालिफिकेशन की बात की गई है, गवर्नर की योग्यता के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 157 के अंदर में गवर्नर की योग्यता की बात की गई। तो गवर्नर की जो सबसे पहला योग्यता है वो क्या होना चाहिए, पहला योग्यता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 वो सही है। दूसरा योग्यता क्या किया गया कि वो जो है 35 ईयर्स होना चाहिए, ये भी सही है कि वो से जो है 35 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और तीसरा योग्यता किया गया वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। चौथा यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन, ही शुड बी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फॉर विच ही इज अपॉइंटेड, यानी वो जिस राज्य का निवासी होना चाहिए उसे उसी राज्य की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिस राज्य का वो निवासी होना चाहिए उसी राज्य के लिए राज्य के राज्यपाल बनाना चाहिए। तो ये जो है सबसे जो है गलत बात है और इस तरह को भी संविधान के अंदर में किसी तरह प्रावधान नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर नंबर 2 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि which of the following is true regarding the payment of emoluments of जो है वो प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट का जो अगर हम आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक आपको देखने को मिल सकता है। 52 में क्या बोला है कि हर जो है इंडिया का एक जो है क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का क्या होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब पार्ट नंबर अगर बोला जाए तो पार्ट नंबर आपको 5 देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर कितना देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर आपको 5 देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पेमेंट होता है उसके बारे में जो है ये कथन दिएगा कौन इसमें से जो है सही नहीं है। तो 3 तरह का हमारा फंड होता है हमारे भारत का। एक आर्टिकल नंबर 266 के अंदर में जो दिया है वो दिया गया पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। इसी तरह 266(1) के अंदर में आपको क्या दिया गया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और आर्टिकल नंबर 267 के अंदर में क्या दिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया जो देखने को मिल रहा है इसमें जो है जितना तरह का टैक्स होता है वो टैक्स से आया हुआ पैसा होता है जो सरकार के खजाने में जमा होता है। दूसरे जो होता है ये इसी फंड के माध्यम से सरकार जितना एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो इसी फंड के माध्यम से सरकार अपने खर्च को पूरा करता है, या किसी से लोन लिया हो तो उसके लोन देना, उसके इंटरेस्ट चुकाना, उसकी सूद चुकाना, इसी कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से यानी एक तरह का आना और एक तरह का जाना जो फंड होता है कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इस कॉन्सुलेट फंड का जो होता है हर स्टेट का होता है, एवरी स्टेट का एक अपना कॉन्सुलेट फंड होता है और जिसका इस अपना कॉन्सुलेट फंड होता है उसे जो है कैक जो होता है जो आर्टिकल नंबर 76 के अंदर जो मेंशन है उसकी जो हिसाब किताब करता है। हिसाब किताब करने की जिम्मेदारी कैक को है और किस फंड का हिसाब किताब करता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिसाब किताब किया जाता है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है और चाहिए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है इसे जो है पार्लियामेंट से
पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है आपको इस फंड को निकालने के लिए, इस फंड को विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल या पार्लियामेंट्री सैंक्शन की जरूरत होती है। कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को हम लोग इमरजेंसी फंड ही बोलते हैं, इमरजेंसी फंड ही बोलते हैं, ये इमरजेंसी के तौर पर काम होता है। और कॉर्पस के हिसाब से जो है इसमें जो है 500 करोड़ रुपया जो है रखा जाता है, 500 करोड़ रुपया रखा जाता है। और इसकी ये जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसे जो है देखभाल करता है, किसके थ्रू से, फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू से। जो फाइनेंस सेक्रेटरी थ्रू होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इसे जो है क्या करता है, देखभाल करता है। ठीक है, तो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना जरूरी है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट से रिगार्डिंग इस विचार कथन है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है आर्टिकल नंबर 360 के अंदर जो मेंशन है, आर्टिकल नंबर 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहा गया, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है उसे रिड्यूस करने के बारे में कहा गया, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहा गया कि दूसरा बोला गया कि आपको कि शो सेपरेटली इन द बजट, सही है। बजट जब पेश हो गया था तो जो प्रेसिडेंट का, जो राष्ट्रपति का जो पेमेंट होता है उसे अलग करके दिखाया जाता है, ये भी सही है, ये भी कथन सही है। उसके बाद में देखिए दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसकी जो सैलरी होती है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, नहीं ये गलत है, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। इसे जो सैलरी होती है कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ठीक है, दे रिक्वायर पार्लियामेंट सेक्शन, और तो देखिए पार्लियामेंट सैंक्शन की जरूरत होती है। तो प्रेसिडेंट की सैलरी अगर कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, तो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से हमने बताया कि कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से देने के लिए पार्लियामेंट सैंक्शन या पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो ये भी सही है कि पार्लियामेंट सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हिसाब से मेरा ऑप्शन क्या होगा, 3 यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखा जाए तो देखिएगा कि एन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो देखिए इंडिया ट्रू फेडरेशन, इंडिया ट्रू फेडरेशन, इंडिया एक जो है वो सच्चा संघ ढांचा है, उसे बताना है। इसमें से कौन जो है कथन जो है वो इंडिया के ट्रू फेडरेशन को है वो बताता है, इंडिया के ट्रू फेडरेशन के फ्यूचर्स को बयान करता है। तो देखिए क्या बोला कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, यानी हमारा जो अपर हाउस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा बोलते हैं, और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। तो जो अपर हाउस में जो लोग हमारे जाते हैं, जो हमारे स्टेट के जो लोग जाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, वो क्या है, अनइक्वल है। वो क्या है, अनइक्वल है, यानी बराबर नहीं है। कुछ अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग जो है वो क्या करते हैं वहां पे, जैसे हमारे बंगाल से 42 लोग जाते हैं, हमारा बंगाल से कितने लोग जाते हैं वो हमको याद नहीं आ रहा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग राज्य वो अलग अलग राज्य से अलग अलग लोग जाते हैं। तो क्या ये सही है ट्रू फेडरेशन के लिए, तो ये गलत है। तो आप लोग देखिएगा यूएसए के अंदर में, देखिएगा यूएसए के अपर हाउस को हम लोग सेनेट बोलते हैं, और सेनेट के अंदर आप लोग देखिएगा, सेनेट के अंदर में जो है हर स्टेट से 2% जो है रिप्रेजेंट करते हैं, हर 2% वहां से आते हैं। तो देखिए ये जो अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर होता है इंडिया के अंदर में, अपर हाउस के अंदर में, तब उसे हम लोग ट्रू फेडरेशन बोलते हैं, जबकि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसे ये जो है गलत है। दूसरा देखिए इंडिया से यूनिफाइड जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, इंडिया जो है हर राज्य के अंदर में एक जुडिशरी है जो एक ही तरह का महत्व रखता है, और उसके बाद में एक एपेक्स कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो ये भी जो है ट्रू फेडरेशन का जो एग्जांपल नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए था हर एक स्टेट के अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था, और इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट हो सकता, फेडरल कोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, फेडरल कोर्ट होना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के, जो कि यूएसए के अंदर में है। ठीक है, तो यूएसए के अंदर में एक अपना सुप्रीम कोर्ट है और एक अपना हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उसके अलावा फेडरल कोर्ट है। लेकिन हमारा इंडिया के अंदर में ऐसा नहीं है। तीसरा क्या है कि सेंट्रल अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट को अपने हाथ में लेता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी जो है ये भी कथन जो है ट्रू फेडरेशन को नहीं दर्शाता है। क्योंकि ये जो गवर्नर होती है, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर की जो अपॉइंट जो किया जाता है, गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है, वो केंद्र सरकार करती है। तो अगर केंद्र सरकार करती है तो केंद्र सरकार जो है अपने ही लोग की नियुक्ति करेंगे। इसी के लिए ये जो है संघ को जो है मजबूत नहीं करता है, संघ को जो है ट्रू फेडरेशन नहीं बनाता है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, सॉरी, इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, तो यानी इसमें से कोई ऐसा कथन नहीं है, कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो फेडरेशन को, जो संघ को मजबूत करता है या संघ को सही बनाता है। अब 6 नंबर का जो देखिएगा, 6 नंबर का जो है क्वेश्चन देखिएगा कि अर्बन लोकल बॉडीज जिसको हम यूएलबी बोलते हैं, वो जो है संविधान के अंदर में कब कंस्टिट्यूट किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे 74वां संवैधानिक संशोधन एक्ट 1992 के अंदर में जो अर्बन लोकल बॉडी बनाया गया था। अब अर्बन लोकल जो बॉडी बनाया गया था उसमें जो है 3 तरह का जो है आता है, एक होता है नगर पंचायत,
तीन तरह का अर्बन लोकल बॉडी देखने को मिलेगा। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है म्युनिसिपैलिटी, एक होता है आपका नगर पंचायत, एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल जिसे म्युनिसिपैलिटी बोल सकते हैं, और एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक, तो अब देखिएगा नगर पंचायत जो होता है, नगर पंचायत जो होता है, ये जो है वो एरिया जो आपका रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांसमिशन करता है, रूरल टू अर्बन, जो रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ता है, जो रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ रहा है, उसे हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। अब म्युनिसिपैलिटी होता है जो कम अर्बन हो, लेस अर्बन हो, जो छोटा अर्बन हो, लेस अर्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाला एरिया बोलते हैं। और जहां पर बहुत बड़ा अर्बन हो, लार्ज अर्बन हो, जहां जो है 1 मिलियन से जो है 1 मिलियन से जहां पर जो है ज्यादा आबादी हो, जहां पे आपको 1 मिलियन से ज्यादा आबादी हो, जनसंख्या ज्यादा हो, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है तीन तरह का जो है आपको अर्बन लोकल बॉडी देखने को मिलेगा। तो ये जो बॉडी है 1992 के अंदर में 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर में लाया गया था, जो कि 12th शेड्यूल बनाया गया था, 12th शेड्यूल बनाया गया था, जिसके अंदर में 18 जो है पावर्स जो है ये दिया गया था, 18 पावर्स दिया गया था किसे, अर्बन लोकल बॉडी को जो है 18 रिस्पांसिबिलिटीज या 18 पावर्स जो है अर्बन लोकल बॉडी को दिया गया था। तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी म्युनिसिपैलिटी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। दूसरा जो कथन है कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडी है, जितने भी म्युनिसिपैलिटी है, वो अपने जनसंख्या के हिसाब से जो SC ST है उसको जो है SC ST को जो है वो क्या किए, वो अपने SC ST को लिए वो रिजर्वेशन का प्रावधान करे, ऐसा बताया गया। तो ये जो कथन है ये कथन सही है। तो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। आर्टिकल नंबर 243 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 243 को देखने को मिलेगा, क्या क्या बोला गया 243 के अंदर में कि जो SC ST है उसके लिए आपको रिजर्वेशन रखना है। उसके अलावा आपको जो वोमेन है उसके लिए जो है 1/3 ऑफ टोटल सीट, 1/3 ऑफ टोटल सीट को जो है आपको रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। टोटल जो सीट है 1/3 उसको जो है आपको रिजर्वेशन रखना पड़ेगा 243 के अंदर में, ऐसा बताया गया है। तो इसमें से कौन जो है करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा, यहाँ बोथ 1 and 2 हो जाएगा, बोथ 1 and 2 क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। यानी ये जो है 1992 के अंदर में ये बॉडी को लेकर अर्बन लोकल बॉडी बनाया गया था, और जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो है रिजर्वेशन भी जो है वो इस जो है दिया गया था इस अर्बन लोकल बॉडी के अंदर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोलेगा द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किसी भी तरह का अमेंडमेंट जो होता है तो वो आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में मेंशन होता है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में मेंशन है। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करें, संविधान को चेंज करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर करें। तो संविधान को चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर जो है बिल को इनिशिएट कैन नॉट इनिशिएट, ये सही बात है। कोई भी स्टेट जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता, कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, इनिशिएट कौन करेगा, या तो लोकसभा करेगा या तो राज्यसभा करेगा, अपर हाउस या लोक या राज्यसभा, ये दो में से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में बहुत ही अच्छा से मेंशन किया गया है। उसके बाद दूसरा कथन, यानी पहला कथन जो है वो कैन नॉट दिया गया, कैन नॉट इनिशिएट, यानी ये कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन हम लोग देखेंगे, दूसरा जो है स्टेटमेंट देखेंगे, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो अब देखिएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर में तीन जैसे कि देखिए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, तो क्या हो सकता है, डेडलॉक में बी सॉल्व। तो डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सेक्शन बुलाया जाता है। ये ज्वाइंट सेक्शन का प्रावधान भी आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में। इसे बुलाता कौन है, तो ये कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उसे बुलाते हैं। अगर बुलाने के बाद जो लोग की जो है कौन स्पीकर बनता है, तो ये जो स्पीकर बनता है स्पीकर ऑफ लोकसभा बनता है। स्पीकर ज्वाइंट सेशन का स्पीकर कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। अगर लोकसभा ना हो तो कौन होगा, तो डिप्यूटी स्पीकर होगा। अगर डिप्यूटी स्पीकर भी ना हो तो कौन होगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। तो ये तीन बात लिखा गया है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्शन कब होता है, जब एक जगह से बिल पास हो गया, यानी मान लीजिए किसी एक हाउस से बिल पास हो गया, दूसरे जगह से बिल पास नहीं हुआ, तो जो है बिल रिजेक्ट कर दिया गया, तो जाके बिल पास नहीं हुआ तो हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि एक जगह से बिल पास हो गया और दूसरी जगह से 6 मंथ हो गया, 6 मंथ ओवर हो गया, बिल पास नहीं हो रहा है,
तो हो सकता है, और या ऐसा हो सकता है कि केस में कि कहीं से भी बिल पास नहीं हो रहा है, तब जाके ये जो है ऐसा जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और जैसे ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो आपको जो है इस जो है आपको सिंपल मेजोरिटी में पास करना पड़ेगा, आपको सिंपल मेजोरिटी में पास कर लेना पड़ेगा बिल को, और बिल पास हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है करेक्ट कौन है, दोनों ही करेक्ट है, 1 और 2 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर में बोला गया है कि पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी द कंटेंट ऑफ कोर्ट 1970 एक्ट वाज पास। जो कंटेंट ऑफ कोर्ट 1971 जो पास हुआ था, जो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट क्या होता है, यानी कोर्ट जो है अपना मैजेस्टी बचाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट बचाने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। मैजेस्टी अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए प्रोटेक्शन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ कोड बोलते हैं। ये कानून कब बना था, 1971 में। और सही बात है, एच एन सान्याल जो कमेटी है उसके रिकमेंडेशन में कंटेंट ऑफ कोड जो है 1971 को पास किया गया था। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेंट ऑफ देमसेल्फ। क्या सुप्रीम संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या ऐसा संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने का जो है वो पावर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है पावर दिया गया है आर्टिकल नंबर 129 के अंदर में, और हाई कोर्ट को जो दिया गया आर्टिकल नंबर 215 के अंदर में पावर दिया गया कि अगर कोई कंटेम्प्ट करे, उसकी कोर्ट का कंटेम्प्ट करे, तो वो जो है पनिश कर सकता है। हाई कोर्ट को इवन पावर दिया गया उससे जो उसके जुडिक्शन में जितने भी लोअर कोर्ट आती है उसके भी अगर कोई कंटेम्प्ट करे तो उसके भी जो सजा देने का वो पावर उसके अंदर में वो क्षमता है। ठीक है, तो ये दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो दे दीजिएगा संविधान जो है हमारा संविधान है वो डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये गलत बात है। जो हमारा भारत का जो संविधान है वो नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये गलत है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जो वो नहीं है, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो 1971 है वो जो है बताता है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। सिविल कंटेम्प्ट क्या है कि अगर जो है जजमेंट को डिसओबे करे, जो दिया गया जजमेंट को ना माने, डिसओबे करे, तो वो जो है सिविल जो है कंटेम्प्ट के अंदर आता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है उसमें कोई किसी तरह का बाधा दे, कोर्ट के प्रोसीडिंग या कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का बाधा या किसी तरह का कावड़ करे, तो वो जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग में आने से क्रिमिनल कोर्ट आता है। द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेंट। पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो जो है कंटेंट ऑफ कोर्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, ये भी सही बात है। तो इसमें से आंसर कर जाएगा, यानी कौन सा इसमें करेक्ट है, तो 1 to 4, यानी 1 to 4 ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन करेक्ट है, 1 to 4 मेरा करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि a bill amending the constitution requires the prior recommendation of the president of India। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने का जो बिल है, क्या उसके बिल को लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ती है? तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर में ऐसा कोई भी बात नहीं लिखा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आइए, उससे पहले आपको प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगा। हाँ, आपका अगर आर्टिकल नंबर 110 के अंदर में जो मनी बिल है, मनी बिल को लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में अगर आप संविधान के को अगर किसी तरह का संशोधन के बिल लेकर के आते हैं तो आपको किसी तरह का जो है क्या करना पड़ेगा, किसी तरह का अनुमति प्रेसिडेंट से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो आपको रिक्वायर्ड परमिशन, ये बात गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर लोकसभा और राज्यसभा से और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी में अगर बिल पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो गया, तो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में यह कहा गया कि प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को परमिशन सिग्नेचर करना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट के पास में वेटो पावर जो है उस वक्त काम नहीं करता, उस वक्त खत्म हो जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में अगर लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर में कहा गया, यानी प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना पड़ेगा।
ठीक है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। एक तो यहाँ पे बताया ही गया कि ऑब्लिगेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जब बिल पास हो जाता है तो ऑब्लिगेटरी होता है। ये कहा, ये 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर में ये जो है बात को लाया गया था कि ऑब्लिगेटरी है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, उसे अपने एसेट, उसके अपने रजामंदी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। फिर तीसरा वाला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा और राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा को स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, नहीं, ये गलत हो गया, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का जो है प्रावधान है, तो ये भी कथन जो है आपको गलत देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो है गलत है, यहाँ पे 1 एंड 2 हो जाएगा। अगर नो प्रोविजन है तो सिर्फ 1 आंसर होगा, इसका यहाँ 1 आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्रोविजन होता तो यहाँ पे 1 एंड 2, 1 एंड 3 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो 1 एंड 3 मेरा आंसर हो जाता। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर टू 4 रैंक। तो देखिए हमारा जो मंत्री है उसको 4 रैंक में डिवाइड किया गया। एक तो हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, एक तो हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बोलते हैं, एक तो चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्यूटी मिनिस्टर हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो क्या ये संविधान के अंदर में किसी तरह का इस तरह का प्रावधान है? तो इसी तरह संविधान के अंदर में किसी तरह कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग ये जो प्रावधान है, इस तरह का जो हम लोग टाइप है, इस तरह का जो हम लोग ये रैंक बना कर रखा है, ये हम लोग इंग्लैंड के जो है ये परंपरा से लिया गया। इंग्लैंड के अंदर में ऐसा होता है, इसलिए हम लोग भी ऐसा अपने आप को करते हैं, लेकिन इस तरह संविधान के अंदर में इसी तरह से किसी तरह कोई प्रावधान नहीं है। ये जो कैबिनेट वर्ड है, ये आर्टिकल नंबर 352 के क्लॉज 3 में आपको देखने को मिलेगा। ये वर्ड कैबिनेट जो वर्ड है आपको आर्टिकल नंबर 352 के 3 में देखने को मिलेगा। जो कॉम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर वर्ड जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वर्ड है, ये आपको जो है आर्टिकल नंबर 74 के अंदर देखने को मिलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वर्ड है, ये आर्टिकल नंबर 74 के अंदर देखने को मिलेगा। यानी देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा। ये बात भी सही है कि जितना भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जितना टोटल मिनिस्टर है, वो 15% से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है वो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर कहा गया। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर क्या कहा गया कि आपको जितने भी मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा के 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते, मिनिस्टर का पद नहीं दे सकते। लोकसभा का सीट अभी 543, इसका जितना 15% आता है, ठीक है, तो इसका जितना 15% आपको आएगा, उससे ज्यादा जो है आपको जितना भी आंसर आएगा उससे ज्यादा जो है, अगर इसका 15% आपको जितना आएगा उससे ज्यादा जो है आप जो है मिनिस्टर का पद नहीं दे सकते। तो पहले वाला क्या बोला गया, पहले वाला गलत है और दूसरे वाला सही है। 2 मेरा ओनली जो है मेरा आंसर हो जाएगा। कौन करेक्ट है तो 2 ओनली मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है 10 जो है पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आप लोग और पूरे डिटेल्स के साथ मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ और आर्टिकल के साथ, अनुच्छेद के साथ मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह कोई इस सवाल के अंदर किसी तरह कोई परेशानी या किसी तरह कोई समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरे तक के शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।